नेपोलियन का अभ्युदय। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में कर्सिका टापू है। कर्सिका इटली के राज्य जेनेवा के अधिकार में था। क्रांति के कुछ दिन पहले ही इस पर फ्रांस का अधिकार हुआ था। इसी टापू के अजासियो नामक शहर में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को एक साधारण परिवार में नेपोलियन का जन्म हुआ था। उसके माता पिता इटालियन जाति के थे। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट वकील थे। यद्यपि उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी माता लातिसिया पर थी। यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट अपने पिता से अधिक प्रभावित था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता था क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कर्सिका में हुई थी। बाद में उसे फ्रांस में सैनिक शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। उसने ब्रियेंट और पेरिस के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसने ब्रियेंट और पेरिस के सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। सैनिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश छात्र विद्यार्थी कुलीन परिवार के थे। वे नेपोलियन की निर्धनता की हंसी उड़ाते थे। नेपोलियन वहां हीन भाव से ग्रस्त रहता था। अपने सीमित साधनों के कारण वह दुखी और निराश होता था। वह अपनी मां को ऐसा पत्र लिखता था जिससे जीवन के प्रति उसकी निराशा झलकती थी। लेकिन नेपोलियन एक असाधारण प्रतिभा का छात्र था और वह मन लगाकर अध्ययन करता था। नेपोलियन के सामने एक और समस्या थी। उस समय फ्रांस में योग्यता का कोई महत्व नहीं था। सभी उच्च सरकारी पदों पर कुलीनों तथा अन्य संपन्न वर्गों के लड़कों की नियुक्ति होती थी और योग्यता की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। फिर भी नेपोलियन ने साहस के साथ परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का मुकाबला किया। यूं तो नेपोलियन की दिलचस्पी नौसेना में थी, लेकिन उसे तोपखाने के लिए चुना गया। सैनिक शिक्षा पाने के बाद नेपोलियन जब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ, क्रांति के काल में वह जैकोबिन दल का सदस्य बन गया था। लेकिन जब अव्यवस्था एवं अराजकता बढ़ने लगी तो व्यवस्था एवं अनुशासन का हिमायती नेपोलियन क्षुब्ध रहने लगा। शीघ्र ही उसे अपनी सैनिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला। जिस समय राजा के समर्थन में फ्रांस के विभिन्न भागों में क्रांति विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तथा विदेशी शक्तियां विशेषकर इंग्लैंड प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विद्रोहियों की सहायता कर रही थी, नेपोलियन को अपनी सैनिक योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिला। फ्रांस के दक्षिण में स्थित टूलो बंदरगाह में अशांति फैली हुई थी। राजा के समर्थकों को दबाने का काम नेपोलियन को सौंपा गया। नेपोलियन ने विद्रोहियों को कुचलकर टूलो पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को उसने कन्वेंशन की रक्षा विद्रोहियों से की। इससे नेपोलियन की कृति में 4 चांद लग गए। अब नेपोलियन एक योग्य सेनानायक समझा जाने लगा। निर्देशक मंडल के शासनकाल में नेपोलियन की गतिविधि में वृद्धि हुई। वह देश की राजनीतिक एवं प्रशासन में दिलचस्पी लेने लगा। इस काल में उसे पेरिस के प्रशासन द्वारा लोगों को निशस्त्र करने का भार सौंपा गया। नेपोलियन ने बड़ी योग्यता एवं चतुराई के साथ शांतिपूर्वक लोगों से हथियार डलवाना शुरू किया। इसी अवधि में उसने विधवा जोसेफिन से विवाह कर लिया। यह विवाह पारस्परिक हितों के लिए किया गया था। नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभिजात्य वर्गों का सहयोग आवश्यक था। उसे उच्च लोगों तक पहुंचने के लिए एक साधन की जरूरत थी और इतना निश्चित थी कि जोसेफिन जैसी प्रभावशाली महिला नेपोलियन के जीवन में पूरक का कार्य कर सकती थी। और इतना निश्चित था कि जोसेफिन जैसी प्रभावशाली महिला नेपोलियन के जीवन में पूरक का कार्य कर सकती थी। यह सच शीघ्र ही साबित हो गया। जब नेपोलियन को इटली अभियान का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया, नेपोलियन को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इटली अभियान में उसे पूरी सफलता मिली थी। फ्रांस की जनता उसे अपना भाग्य विधाता समझने लगी। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। वह साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। निश्चय ही नेपोलियन में कुछ ऐसी गुण थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण नेपोलियन प्रगति करता हुआ सम्राट के पद पर पहुंचा था। नेपोलियन के अभ्युदय के कारण पहला कारण फ्रांस की तत्कालीन परिस्थिति। नेपोलियन का प्रादुर्भाव और उत्थान फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। फ्रांस की तत्कालीन आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। फ्रांस के विरुद्ध विदेशी शक्तियों के दूसरे गुट का गठन हो चुका था। ये विदेशी शक्तियां फ्रांस पर आक्रमण करना चाहती थी। इन शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करने के लिए एक असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। फ्रांस में आंतरिक स्थिति और भी दयनीय थी। विदेशी
मंडल का शासन बदनाम हो चुका था। उसके सदस्य भ्रष्ट थे और हमेशा अपने स्वार्थ साधन में ही लगे रहते थे। फ्रांस की जनता निदेशक मंडल को भ्रष्ट, अयोग्य और अकुशल शासन से उब चुकी थी और देश की शासन सत्ता एक ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहती थी जो उन्हें कठिन परिस्थितियों से मुक्ति दिला पाता। क्रांति तथा युद्ध के कारण फ्रांस का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त थी। फ्रांस की सड़कें मरम्मत के अभाव में बेकार हो गई थी। सर्वत्र लूटमार का बोलबाला था। विद्यालयों में अध्यापक नहीं थे और अस्पतालों में परिचारिकाएं नहीं थी। प्रांतों का जीवन राज्य सत्ता के समर्थकों के विद्रोह के कारण असंभव हो गया था। फ्रांस की जनता ऐसी अराजक स्थिति से मुक्ति चाहती थी। इस समय फ्रांस को एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो सफलतापूर्वक विदेशी दुश्मनों का मुकाबला कर सकता था और देश में व्यवस्था स्थापित कर सकता। सौभाग्य से नेपोलियन एक ऐसा ही योग्य सेनानायक था। फ्रांस की जनता शांति और व्यवस्था के लिए ललायित थी और उसे नेपोलियन जैसे आशा थी। नेपोलियन ने फ्रांसीसियों की भावना का लाभ उठाया और निदेशक मंडल के शासन का अंत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसे फ्रांस का प्रथम कौंसल बनाया गया और 1802 ईस्वी में उसे जीवन भर के लिए कौंसल बना दिया गया। 1804 ईस्वी में उसे फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार फ्रांस की जनता ने निरंकुश शासन की संपत्ति के लिए क्रांति की थी और बहुमूल्य कुर्बानी दी थी। अब नेपोलियन की तानाशाही से संघर्ष स्वीकार कर ली और उसके कार्यों की हिमायती बन गई। नेपोलियन की प्रतिभा एवं योग्यता। केवल अनुकूल परिस्थिति रहने से कोई व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। उसमें प्रतिभा और योग्यता का होना जरूरी है ताकि वह परिस्थिति को समझकर समय अनुसार काम करे। नेपोलियन में ऐसी ही असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। इतिहासकार ग्रांट और टेम्परले का कहना है, निसंदेह वह असाधारण बुद्धि, प्रतिभा और चरित्र का व्यक्ति था जो प्रत्येक परिस्थिति और हर समय में अपने लिए एक उच्च स्थान बना लेता था। उसमें कार्य और संगठन करने की अद्भुत योग्यता थी। उसमें योजना को कार्यान्वित करने की क्षमता, दूरदर्शिता, साहस और उत्तरदायित्व लेने की शक्ति थी। सैनिकों में पाई जाने वाली समस्त प्रतिभा उसमें अधिक मात्रा में थी और उसके साथ ही वह प्रतिभा थी जो उसके चरित्र का विश्लेषण करने में दूसरों से रोकती थी। नेपोलियन ने क्रांति की परिस्थिति में अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय दिया। उसने जिस योग्यता और कठोरता से विद्रोहियों का दमन किया था, उससे उसके विरोधी आश्चर्यचकित हो गए। उसने न केवल फ्रांस के दुश्मनों को पराजित कर फ्रांस का सम्मान बढ़ाया, बल्कि फ्रांस की सीमाओं में का विस्तार किया। उसने फ्रांस की प्रभुत्व को बढ़ाया और अपने कार्यों द्वारा फ्रांसीसी जनता की आकांक्षाओं को तुष्ट करने का प्रयास किया। उसने विद्रोहियों को कुचलकर पेरिस में शांति की स्थापना की थी। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन की असीमित महत्वाकांक्षा उसके उत्थान का एक प्रमुख कारण थी। वह विश्व विजेता बनने के स्वप्न स्पष्ट देखता रहता था। फ्रांस पर तो उसका अधिकार हो ही गया था। वह यूरोप का भाग्य विधाता बनना चाहता था। उसकी आंखें भारत पर लगी हुई थी और इसीलिए उसने मिस्र पर आक्रमण किया था। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर काम को करने को तैयार रहता था। इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं का ही उसे उन्नति के शिखर पर ले गई। नेपोलियन का प्रारंभिक विजय। नेपोलियन एक योग्य सेनापति था। उसमें अद्भुत सैनिक प्रतिभा थी। अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का उसे शीघ्र ही अवसर मिला। इटली अभियान। नेपोलियन को इटली से युद्ध के समय सेना के सेनापति नियुक्त किया गया। उसे अपनी सैनिक प्रतिभा पर पूरा विश्वास था और उसकी सेना की संख्या शत्रुओं की सेना से बहुत कम थी। फिर भी उसने साहस से काम लिया और युद्ध में विजयी हुआ। इटली पर विजय प्राप्त करने के बाद नेपोलियन को ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया की सम्मिलित सेना का सामना करना पड़ा। उसने सर्डिनिया की सेना को परास्त किया। सर्डिनिया को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संधि के अनुसार नीस और सेवाई प्रांत फ्रांसीसियों को मिले। मिस्र पर आक्रमण। मई 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने 48,000 सेना और 400 जहाजों के एक जहाजी बेड़ा के साथ मिस्र की ओर प्रस्थान किया। उस समय प्रसिद्ध ब्रिटिश जल सेना नायक एडमिरल नेल्सन अपनी जहाजी बेड़ा के साथ भूमध्य सागर में ठहरा हुआ था। फिर भी नेपोलियन ने चालाकी से माल्टा पर अधिकार कर लिया। उसने सिकंदरिया और काहिरा को भी जीत लिया। नेपोलियन एशियाई माइनर, फारस, अफगानिस्तान और भारत पर अधिकार करके इंग्लैंड की शक्ति को समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन वह अपने प्रयास से पूर्णतः सफल नहीं हुआ। एडमिरल नेल्सन ने फ्रांसीसी बेड़ों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। यह युद्ध इतिहास में नील नदी का युद्ध कहलाता है। युद्ध में पराजय से नेपोलियन की आशाओं पर पानी फिर गया। तुर्की के साथ युद्ध। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो चुका था। उसके सामने अनेक समस्याएं थी। उसका जहाजी बेड़ा नष्ट हो चुका था, इसलिए वह समुद्री मार्ग से फ्रांस नहीं लौट सकता था। इसलिए उसने सीरिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की और जर्मनी होते हुए स्थल मार्ग से स्वदेश वापस जाने का निश्चय किया। मिस्र तुर्की साम्राज्य का एक अंग था।
जब नेपोलियन ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया तो तुर्की के सुल्तान ने भी मिस्र की रक्षा के लिए विशाल सेना भेजी। नेपोलियन ने युद्ध की घोषणा के पश्चात सीरिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ, उसे मिस्र लौटना पड़ा। उधर फ्रांस में डायरेक्टरीज का शासन काफी बदनाम हो चुका था, इसलिए नेपोलियन वापस आना चाहता था, अतः उसने सेना का भार अपने सहयोगी को देकर फ्रांस के लिए रवाना हो गया। नेपोलियन की उपलब्धियां। कौंसल शासन व्यवस्था। उस समय दो ऐसे काम थे जिनके ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक था। प्रथम, एक नए संविधान का निर्माण करना और दूसरा, शत्रु संघ के विरुद्ध युद्ध जारी रखना। फ्रांस की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए कौंसल शासन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे। शासन के विभिन्न विभागों में व्यवस्था कायम करना और आंतरिक शांति स्थापित करना और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक सुलह करना। नेपोलियन ने कौंसल के रूप में फ्रांस की अनेक सेवाएं की। इस युग में फ्रांस की विदेश नीति अत्यंत सफल रही। आंतरिक पुनर्गठन में नेपोलियन ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। वह फ्रांस की आवश्यकता को समझता था। फ्रांस की जनता वर्षों की अराजकता से त्रस्त थी और शांति तथा सुव्यवस्था की इच्छुक थी। कौंसल के रूप में नेपोलियन ने एक ऐसी शासन व्यवस्था का नींव डालने का प्रयास किया जो कि लोग शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उसने फ्रांस के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसका अस्थायी प्रभाव हुआ। इसलिए फ्रांस के इतिहास में यह युग रचनात्मक युग माना जाता है। संविधान का निर्माण। शासन का पहला कार्य फ्रांस के लिए एक नए संविधान का रचना करना था। यह नया संविधान 7वें वर्ष 1799 के संविधान के नाम से प्रसिद्ध है। यह संविधान शीघ्र ही तैयार हो गया और जनता ने विशाल बहुमत से स्वीकार कर लिया। क्रांति के आरंभ होने के बाद यह चौथा संविधान था। संविधान की रूपरेखा बनाने में नेपोलियन का हाथ था और इसे इस ढंग से बनाया गया कि सत्ता नेपोलियन के हाथों में केंद्रित हो गई। नए संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी अधिकार से कि सीनेट द्वारा 10 वर्षों के लिए निर्वाचित 3 कौंसिलों की एक समिति को सौंप दिया गया। कौंसिलों का पुनः निर्वाचन हो सकता था। कौंसिलों को निर्वाचित करने का अधिकार सीनेट को था। कौंसिलों के नाम से उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया था। प्रथम कौंसिल को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई थी और प्रथम कौंसिल नेपोलियन स्वयं था। प्रथम कौंसिल को मंत्रियों, राजदूतों, सेना के अधिकारियों, न्यायाधीशों और असैनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। व्यवस्थापिका की अनुमति से वह युद्ध की घोषणा कर सकता था, युद्ध बंद करा सकता था तथा दूसरे देशों से संधि कर सकता था। इस प्रकार नए संविधान के द्वारा देश की राजनीतिक, सैनिक और प्रशासनिक गतिविधियों में प्रथम कौंसिल का पूर्ण सत्ता स्थापित कर दी गई। कानून बनाने के लिए 4 सदनों का प्रावधान किया गया था। नेपोलियन का सम्राट बनना। राजतंत्रवादियों और उग्र गणतंत्रवादियों के षड्यंत्रों ने नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाने का अवसर प्रदान किया। राजतंत्र के समर्थक फ्रांस को एक राजा देना चाहते थे, किंतु उन्होंने फ्रांस को केवल एक सम्राट दिया। षड्यंत्र का परिणाम गणतंत्र के लिए घातक हुआ। नेपोलियन ने कहा भी था कि षड्यंत्रकारी मेरा वध कर क्रांति का विनाश करना चाहते हैं। मैं फ्रांस की क्रांति हूँ और मुझे उसकी रक्षा करनी है। किंतु क्रांति की रक्षा की चेष्टा में नेपोलियन ने गणराज्य का अंत ही कर दिया। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नेपोलियन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1802 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने उसे जीवन भर के लिए कौंसल बना दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अब एक ही मंजिल बाकी थी जो 1804 ईस्वी में पूरी हुई। फ्रांस के सीनेट ने एक नया संविधान स्वीकृति कर नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यह परिवर्तन फ्रांस की जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था और फ्रांसीसी जनता ने स्वेच्छा से इस परिवर्तन को स्वीकार भी कर लिया। धार्मिक समझौता की भांति सम्राट की उपाधि भी एक राजनीतिक चाल थी जिसका नेपोलियन शासन क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता था। 1804 ईस्वी में नोत्र-दाम के गिरजाघर में बड़ी धूमधाम और वैभव के साथ नेपोलियन के राज्याभिषेक की तैयारी की गई, जिसमें पोप स्वयं अपने हाथों नेपोलियन को राजमुकुट पहनाने पेरिस आया था। नोत्र-दाम में धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जब पोप ने फ्रांस का परंपरागत राजमुकुट नेपोलियन के सिर पर रखना चाहा तो नेपोलियन ने पोप के हाथों से राजमुकुट लेकर स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर धारण कर लिया। नेपोलियन ने फ्रांसीसियों के सम्राट की उपाधि धारण की। नेपोलियन ने कहा भी था, मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा हुआ पाया है। अपनी तलवार की ताकत से जब मैंने मुकुट उठाया है तो उसे पहनने का श्रेय दूसरे को क्यों दूं। इन शब्दों में उसके जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय का सारांश निहित है। राजमुकुट धारण कर लेने से नेपोलियन की प्रतिष्ठा और गौरव में वृद्धि हुई। फ्रांस की जनता उसके पक्ष में थी और यह अनुभव करती थी कि नेपोलियन ही फ्रांस में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना कर सकता है। सम्राट बनकर नेपोलियन ने ऐश्वर्य और वैभव का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया और जनता की स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण अपहरण कर लिया। इस प्रकार लोकतंत्र ने अपनी अनुभवहीनता और
असमर्थता में अपने लिए राजतंत्र से भी बेहतर जिस निरंकुशता की स्थापना की थी नेपोलियन उसका प्रतीक था। नेपोलियन के पतन के कारण यूरोप के राजनीतिक क्षितिज पर नेपोलियन का प्रादुर्भाव एक धूमकेतु की तरह हुआ था। शीघ्र ही उसने अपने कार्यों से अपने को यूरोप का भाग्य विधाता बना लिया था। इंग्लैंड को छोड़ सभी देश उसको लोहा मानते थे। उसने अद्भुत सैनिक और प्रशासकीय क्षमता से सबको चमत्कृत कर दिया था, लेकिन उसकी शक्ति का स्तंभ जैसे बालू की भांति भीत पर खड़ा था, जो कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो गया। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि नेपोलियन यूरोप का सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इतना शीघ्र क्यों पतन की ओर बढ़ा। इसके लिए हमें उन परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा जो नेपोलियन के पतन के लिए उत्तरदायी थी। वास्तव में उसके पतन के विभिन्न कारण उसकी अपनी परिस्थितियों में ही मौजूद थे। नेपोलियन का शासन क्रांति के दौरान अराजक स्थितियों के विकल्प के रूप में स्थापित हुआ था। फ्रांस की जनता को उससे कुछ आशाएं थी और जब इन आशाओं की पूर्ति नहीं हो सकी तो उसके शासन को अस्वीकार करना स्वाभाविक था। स्वयं नेपोलियन ने पोप के विरुद्ध, स्पेन के फोरे रूसी अभियान तथा इंग्लैंड के विरुद्ध व्यावसायिक युद्ध को पतन के कारणों में निर्णायक माना जाता था। नेपोलियन को धर्मद्रोही घोषित कर विरोध को संगठित किया गया। अब हम उसके पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। नेपोलियन की भूल। जब कोई व्यवस्था व्यक्तिपरक होने के कारण नष्ट हो जाती है तो ऐसा समझा जाता है कि उस व्यवस्था का संचालक अयोग्य था। नेपोलियन के साम्राज्य के पतन की विडंबना यह थी कि उसका पतन उस समय हुआ जब अपने युग का संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति उसका संचालक था। नेपोलियन अपने पतन का स्वयं कारण था। उसे अपनी योग्यता की जानकारी थी और वह यह समझता था कि वह सभी कार्यों को कर सकता था। मानव की क्षमता पर प्रकृति द्वारा आरोपित मर्यादाओं को मानने से उसने इनकार कर दिया था। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसमें संदेह नहीं कि वह एक योग्य, कर्मठ और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिसमें अनेक भूलें हुई। वह भूल गया कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। वह भूल गया कि समय के साथ ही मनुष्य की क्षमता का ह्रास हो जाता है और गलतियों से बचने के लिए दूसरों से उसे सलाह लेनी पड़ती है। किंतु नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया। वह प्रतिभाशाली होने के साथ साथ दम्भी भी था। अगर वह दूसरे की सलाह लिया होता तो ऐसी अनेक भूलों से जो उसके व्यक्तिगत निर्णय के कारण हुई बच जा सकता था। नेपोलियन की व्यवस्था सैन्यवाद पर आधारित थी। नेपोलियन की राजनीतिक प्रणाली सैन्यवाद पर आधारित थी। यह उसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। सेना की सहायता से ही नेपोलियन ने सत्ता प्राप्त की थी। सेना के बल पर ही फ्रांस के अंदर विरोधियों का मुंह उसने बंद किया था और सेना के बल पर ही उसने यूरोप में अपनी मांगों को स्वीकार करवाया था। सेना के ऊपर इस निर्भरता ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसकी जीवन शक्ति युद्ध से प्राप्त होती थी। जब फ्रांस अंतरिक्ष और बाह्य संकटों से घिरा हुआ था तो उस समय नेपोलियन ने सेना का सहारा लिया और उसे काफी सफलता भी मिली थी। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर नेपोलियन ने सेना के बल पर एक वृहत साम्राज्य का निर्माण किया था, किंतु वह इस ऐतिहासिक सत्य को भूल गया था कि सैनिकवाद केवल संकट के समय लाभकारी हो सकता है। उसकी नींव पर कोई साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता है। जब तक वह फ्रांस पर विपत्तियों के बादल छाए रहे, वहां की जनता ने उसका साथ दिया, किंतु विपत्तियों के हटते ही फ्रांस की जनता ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। नेपोलियन युद्ध को अपनी शक्ति का आधार मानता था और वह लोगों को बलपूर्वक सेना में भर्ती करता रहा। इसके चलते उसने फ्रांस के निवासियों अपनी शक्ति का आधार मानता फ्रांस के निवासियों की सहानुभूति और प्रेम को खो दिया। फ्रांसीसी जनता की सहानुभूति और प्रेम का खोना नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके अलावा नेपोलियन का प्रत्येक युद्ध अपनी विजय के साथ यूरोप के पराजित और अपमानित राष्ट्रों को उसका शत्रु बनाता गया, जो अवसर पाकर उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। इतिहासकार कब्बन ने ठीक ही कहा है कि नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा था। युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार था और युद्ध में ही उसका अंत हुआ। सैनिक कमजोरी। प्रारंभ में फ्रांस की सेना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। उसके सामने एक आदर्श था और वह एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्ध करती थी, राष्ट्र की सुरक्षा और गणतंत्रात्मक विचारों का प्रसार उसके प्रमुख उद्देश्य थे। लेकिन ज्यों-ज्यों नेपोलियन के साम्राज्य का प्रसार होता गया, सेना का राष्ट्रीय रूप व्यतीत होता गया। नेपोलियन की सेना में अन्य राष्ट्र के लोग सम्मिलित होने लगे। ये सिपाही वेतनभोगी थे। उनके सामने न तो कोई आदर्श ही था और न कोई उद्देश्य। इस प्रकार नेपोलियन की सैनिक शक्ति क्षीण होती गई। सेना में न तो पहले की तरह कोई उत्साह था और न राष्ट्र प्रेम की भावना। यह भी नेपोलियन के पतन का एक कारण था। नौसेना की कमजोरी।
शक्तिशाली नौसेना का अभाव फ्रांस की सेना में एक अन्य महत्वपूर्ण कमजोरी थी। नेपोलियन ने स्थल सेना का संगठन ठीक से किया था, लेकिन उसके पास शक्तिशाली नौसेना नहीं थी। फ्रांस के शत्रु इंग्लैंड के पास शक्तिशाली नौसेना थी। कहा भी जाता है कि फ्रांस यदि स्थल का राजा था तो इंग्लैंड जल का। नेपोलियन के पतन के और भी कई कारण थे, जैसे जनता में देशभक्ति का अभाव, नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति। नेपोलियन की समाजवादी नीति में प्रारंभ में यूरोप की जनता ने फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया, क्योंकि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उन्हें न केवल स्वतंत्रता का संदेश भेजा था, बल्कि उन्हें अपने शासकों के विरुद्ध सहायता का भी वचन दिया था। फ्रांस की सेना मुक्ति सेना मानी जाती थी। फ्रांस में प्रारंभ की सेना जिन देशों में गई, वहां जनता ने सेना का हृदय से स्वागत किया। यही कारण था कि नेपोलियन ने प्रारंभिक आक्रमणों में काफी सफलता मिली, लेकिन यह अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका। नेपोलियन साम्राज्यवादी बन चुका था और साम्राज्य विस्तार उसके सैनिक अभियान का मुख्य उद्देश्य था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वह हनन कर चुका था। विजित राष्ट्रों को जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। लोगों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। फ्रांसीसी साम्राज्य का शिकंजा कसता जा रहा था और फ्रांसीसी सेना के अत्याचार से लोग उब रहे थे। नेपोलियन दूसरे देशों के लोगों को सहानुभूति खो बैठा और इसीलिए भी उसका पतन अवश्यंभावी हो गया। पोप का विरोध। प्रारंभ में नेपोलियन ने पोप के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन कुछ कारणों से यह मधुर संबंध धीरे धीरे बिगड़ता गया। पोप ने नेपोलियन की महाद्वीप व्यवस्था का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की। इससे नेपोलियन नाराज हो गया और अप्रैल 1860 ईस्वी में फ्रांस की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। 1809 ईस्वी में पोप को बंदी बनाया गया। उसकी रियासतों को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। नेपोलियन की इस भूल का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि कैथोलिक जनता उसकी विरोधी हो गई। नेपोलियन कैथोलिक का शत्रु माना जाने लगा। दूसरा कारण पुर्तगाल से युद्ध था और स्पेन का झगड़ा, रूस पर आक्रमण। राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव। इस समय यूरोप के विभिन्न देशों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। नेपोलियन साम्राज्यवादी था और उसके हृदय में राष्ट्रीयता के लिए कोई सम्मान नहीं था। लोग नेपोलियन के निरंकुश शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करने लगे। पहले पहल प्रसा में राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीय भावना के कारण ही स्पेन नेपोलियन का शत्रु हो गया था। वह स्पेन के जनमत को दबा नहीं सका। धीरे धीरे इटली, जर्मनी तथा प्रसा में भी राष्ट्रीयता का विस्तार हुआ। अब नेपोलियन को निरंकुश राजा और पेशेवर सिपाही से ही युद्ध करना नहीं था, बल्कि संपूर्ण जनता से युद्ध करना था। नेपोलियन ने अब अनेक राजाओं को परास्त किया था, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र को पराजित करना उसके लिए नामुमकिन था। औद्योगिक क्रांति नेपोलियन के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण। इसी समय इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हो रहा था। वहां बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। इन कारखानों में बड़े पैमाने पर माल तैयार किए जा रहे थे। व्यवसाय के कारण इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष में अपार धन जमा हो गया था। इससे इंग्लैंड तथा उसके साथी राष्ट्रों को अपनी सेना के आधुनिक हथियारों से लैस करने में सुविधा हुई और वे नेपोलियन को परास्त करने में सफल हुए। इसीलिए यह कहा जाता है कि नेपोलियन की वास्तविक पराजय वाटरलू के मैदान में न होकर मैनचेस्टर के कारखानों और बर्मिंघम के लोहे की भट्टियों में हुई। फ्रांस तथा यूरोप को नेपोलियन की देन। नेपोलियन ने फ्रांस और यूरोप को बहुत कुछ दिया। टिलसिट की संधि के बाद वह अपनी शक्ति और गौरव की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक प्रकार से वह संपूर्ण यूरोप का स्वामी बन चुका था और पेरिस यूरोप की राजनीतिक गतिविधि का केंद्र था। उसने मध्य एवं दक्षिणी यूरोप में स्थापित प्राचीन युग की हानिकारक सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को समाप्त करके पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप में क्रांतिकारी संभावनाएं पनप उठी। उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का संपूर्ण यूरोप में प्रचार करने का प्रयत्न किया और प्राचीन शासन प्रणाली के स्थान पर एक नई शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया। 1804 से 1814 ईस्वी तक यूरोप के पूरे इतिहास का केंद्र बिंदु नेपोलियन था। उस दशक में उसका व्यक्तित्व संपूर्ण यूरोप पर इतनी पूर्णता के साथ छाया रहा कि उस दशक का नाम ही नेपोलियन युग पड़ गया। फ्रांस को नेपोलियन की देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रांस के आंतरिक पुनर्गठन में उसने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया था। वह फ्रांस की आवश्यकता को समझता था। फ्रांस के निवासी वर्षों की अराजकता से त्रस्त थे और शांति एवं सुव्यवस्था चाहते थे। नेपोलियन ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव डालने का प्रयास किया जो लोगों को शांति प्रदान कर सके। उसने फ्रांस के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए जिनका स्थायी प्रभाव हुआ। उसने सुधारों के जरिए क्रांति के लाभों को स्थायी बनाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम नेपोलियन ने फ्रांस को सुगठित एवं सुव्यवस्थित प्रशासन किया। जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए।
उसने पत्र मुद्रा को समाप्त कर सिक्का चलाया। नेपोलियन के चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन। नेपोलियन के चरित्र एवं कार्यों के मूल्यांकन का प्रश्न इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय अभी भी बना हुआ है, कारण कि प्रत्येक युग में इतिहासकारों ने उसके चरित्र एवं कार्यों को अपनी अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास किया है और अपने अपने ढंग से उसके चरित्र तथा कार्यों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया। परिणाम कोई इतिहासकार नेपोलियन को देवतुल्य बतलाता है तो किसी के लिए वह युग निर्माता था तो कोई उसे शैतान कहता है। यह स्थिति संभवतः इतिहास की व्यक्तिवादी व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है, जो परिस्थितियों से अधिक महत्व व्यक्ति को देती है। फ्रांसीसी साहित्यिक एवं ऐतिहासिक रचनाओं में नेपोलियन को युग पुरुष, युग निर्माता एवं पूजनीय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जब कि अन्य यूरोपीय साहित्य एवं इतिहास के ग्रंथों में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया गया है जिसका जन्म विश्व की शांति व व्यवस्था को नष्ट करने के लिए ही हुआ था। नेपोलियन के चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नेपोलियन ने अपने बारे में स्वयं जो कुछ लिखा है उसका उद्देश्य स्वयं को महान सम्राट प्रमाणित करना, स्वयं को इतिहास में श्रेष्ठ बतलाना था, जबकि दूसरों ने जो कुछ लिखा है वह प्रशंसा और घृणा से प्रेरित होकर लिखा है। लेकिन इतना निश्चित है कि इतिहासकार नेपोलियन के मूल्यांकन में उसकी प्रतिभा से अवश्य ही चमत्कृत हुए हैं। इतिहासकार स्लोन ने नेपोलियन के चरित्र के विरोध में तत्वों को उजागर करते हुए उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। वह लिखता है कि नेपोलियन क्रांति का वामन करने वाला मध्यम वर्गीय शासक, साम्राज्यवादी, जनतांत्रिक सर्वोच्च नेता, नागरिक सुधार करने वाला और परिस्थितियों का शिकार था। उसकी प्रतिभा के आयाम निस्सीम थे, किंतु उसे शैतान की किस्मत मिली थी। वह आधुनिक इतिहास का सबसे दुखद पात्र था। लुई मादले ने नेपोलियन को समझौतावादी तथा सामनव्यवादी के रूप में देखा और उसे फ्रांस के घावों पर मरहम लगाने वाला बतलाया। स्पष्ट है कि मादले नेपोलियन का प्रशंसक है। स्पेंगलर का कहना है कि नेपोलियन की त्रासदी को एक कवि हृदय वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। उसका व्यक्तित्व जीवन मित्रता एवं आत्मीयता से शून्य था। जेम्स कैम्पबेल ने नेपोलियन को उदास, असामाजिक तथा आत्म केंद्रित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। कैम्पबेल की दृष्टि में नेपोलियन दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि नेपोलियन ने अपनी सारी शक्ति प्राचीन साम्राज्यवादी के घोषणा में लगा दी थी। मार्क्स उसमें जूलियस सीजर की छाया देखता है। नेपोलियन ने असाधारण ढंग से साधारण कार्य को करना चाहा था, इसलिए वह इतिहास का पात्र तो बन जाता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर देता है कि असाधारण होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती यदि वह प्रगति का मार्ग प्रशस्त न कर सका। और इस आधार पर कुछ इतिहासकारों ने नेपोलियन को प्रतिक्रियावादिता के प्रतीक के रूप में भी देखा है। कुछ इतिहासकारों ने नेपोलियन को उन शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में देखा है जो इतिहास क्रम विरोधी होती है। ऐसी शक्तियों का प्रभाव चमत्कारी हो सकता है और नेपोलियन ने भी अनेक चमत्कारी कार्य किए थे, परंतु जिस प्रकार चमत्कारों का कोई आधार नहीं होता और वैज्ञानिक आधार का समक्ष उन भंडाफोड़ हो जाता है, वैसे ही नेपोलियन और उसकी व्यवस्था को इतिहास के आधार पर उसकी शक्तियों के आगे घुटने टेकने पड़े थे। एक सफल सैनिक एवं सेनापति होने के साथ साथ नेपोलियन सफल कूटनीतिज्ञ और विजेता भी था। उसने यूरोप के अनेक राज्यों को युद्ध में पराजित किया और उन्हें अपनी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। निदेशक मंडल के शासनकाल में उसे अद्भुत सैनिक सफलता मिली थी। उसने इटली और जर्मनी को जीतकर वहां अपनी व्यवस्था लागू की और कालांतर में इन दोनों देशों के राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन की विजय यात्रा के दौरान जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया वहां उसने अपने सुधार कार्यों को लागू किया। बाद में उसके जीते हुए प्रदेशों से उसकी सेना को हटाना पड़ा, लेकिन उसके सुधार कायम रहे। कभी कभी वह आम जनता की भलाई का काम भी करता था। उसके द्वारा निर्मित कानून, शिक्षा का तथा प्रशासन की व्यवस्था आज भी थोड़े परिवर्तनों के साथ फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में भी मौजूद है। नेपोलियन की विजयों ने एक नए यूरोप की पृष्ठभूमि तैयार की। उसने क्रांति की उपलब्धियों को संपूर्ण यूरोप में फैलाया। फ्रांस की क्रांति को यूरोप की क्रांति बनाने में उसके विस्तार एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान मिला था। परोक्ष रूप से उसने जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। जहां उसने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया, वहां उसके विरोध में राष्ट्रीय संगठन के लिए सुधार किए गए थे। संक्षेप में नेपोलियन प्रभावशाली प्रतिभा का पुरुष था। वह व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ था और उसके युद्ध भी यूरोप के लिए लाभकारी सिद्ध हुए।